हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पूर्व के जो क्वेश्चंस हैं, जो पहले के क्वेश्चंस हैं, वो बेटे हमारे प्रीवियस वीडियोज में पड़े हुए हैं। आप सब उनको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो ये प्रश्न है बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यह जो प्रश्न है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अच्छा, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा, तथा शेष 2 भुजाएं लंब और आधार होती है। तो उसी से ये क्वेश्चन डेवलप किया गया। कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज बेटे मैंने बना लिया। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लिया बेटा मैंने ये ए, ये बी और सी, जिसमें बी 90 अंश है, ये बेटे मैंने मान लिया। अब प्रश्न को पढ़ते चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज, तो देखिए मैं बना चुका हूं कि ऊंचाई ऊंचाई अब बेटे ऊंचाई क्या, इसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं। कहते हैं इसकी ऊंचाई उसके आधार से, किससे बेटे? आधार से। वर्ड को बार बार देखो, गौर से देखो। उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है बच्चों? ऊंचाई कम है। किससे कम है? आधार से कम है। आधार आधार से कम है। तो बेटे आधार कितना है? सर जी हमको नहीं पता। कोई बात नहीं, जब आपको कोई चीज गणित में नहीं मालूम होती तो हम उसे कुछ मान लेते हैं। और चलिए हम मानते हैं, माना माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। आधार बराबर x सेंटीमीटर। बेटे मैंने x सेंटीमीटर आधार मान लिया। अच्छा, आधार माना है तो नॉर्मल सी बात है बेटे, ऊंचाई हमको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ऊंचाई कितनी होगी? तो इसके बारे में प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार क्या माना था? x। तो x माइनस 7 हो जाएगा। अच्छा, क्या हो जाएगा? ऊंचाई। अच्छा, किताब वाले ने आगे प्रश्न दिया, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। मतलब बेटे हमें कर्ण दिया गया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। हमको कर्ण बच्चों दिया गया है। तो अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास आधार है x, ऊंचाई है x माइनस 7, कर्ण है 13, सब सेंटीमीटर में है। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। इसमें क्या कहते हैं कि जो कर्ण पद का वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए हम चलते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का मतलब ऊंचाई, प्लस आधार का वर्ग, इसके ये बराबर होता है। अच्छा, कर्ण हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर। लंब हमारे पास, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मानी है? x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना है? x है। बेटे मैंने इसको x का स्क्वायर कर, तो देखिए
ये 13 का स्क्वायर है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 169। अच्छा इधर देखिए बेटे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं इस फॉर्मूले को क्या बेटे, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए मैं इसका फॉर्मूला खोल देता हूँ बेटे, क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस प्लस बी का स्क्वायर माइनस माइनस 2, ए की जगह x है, बी की जगह 7 है, 2ab। फिर बेटे प्लस का क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं थोड़ा और आगे बेटे, 169 एक्स स्क्वायर जुड़ करके 2x स्क्वायर हो गया बेटे। 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना हो गया, 49, माइनस 7 दूनी कितना हो गया, 14x। मुझे उम्मीद है आप लोग कैलकुलेशन मेरे साथ कर रहे होंगे। चलिए इस 49 को मैं पक्षांतर कर देता हूँ, तो 169 माइनस 49, प्लस का था माइनस में आ गया, क्या बेटे 2x स्क्वायर माइनस का 14x। बेटे मैंने इससे इसको घटा दिया, 120 आ गया। बेटे मैंने इससे इसको घटा दिया, 120 आ गया, 169 में 49 घटाया 20 प्राप्त, 120 प्राप्त हुआ। बेटे इन दोनों में मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। बेटे मैं इससे इसको काट सकता हूँ, 2 छंग 12 मतलब 60 आ गया बेटे। तो 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो गया बेटे। अब मैं इस 60 का पक्षांतर कर लूंगा, मैं 60 को पक्षांतर कर लूंगा, क्या बचेगा इधर, 0, सन्नाटा बेटे। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। अब बेटे मैं 0 यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, दोनों ही सेम है। अब बस वही पुराना काम जो आप कर चुके हैं, केवल गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का तरीका भी आपको पूर्णतः मालूम है कि गुणनखंड विधि से क्या होगा, एक आगे जो लगा हुआ है इसका पीछे वाली संख्या से गुणा होगा। कहां पर होगा, मन में करेंगे, 60 कम 60। हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो 60 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। अब आप जरा सोच के बताइए क्या होगा, कौन सी ऐसी दोनों संख्याएं होंगी जिनका गुणा करें तो बेटे 60 हो जाए, जोड़ने घटाने पर 7 मिल जाए। सोचो सोचो और बताओ क्या। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आपके मन में जो चीज है बस लिखने की देर है। 12 पंचे 60, सर 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा और 12 में 5 का गुणा करेंगे सर 60 प्राप्त होगा। बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब परफेक्ट है तो क्या सोचना, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा 7 हो गया, एक्स माइनस का 60 बराबर का 0। एक्स का बेटे मैंने अंदर गुणा किया, जरा गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0। बेटे इन दोनों में कुछ कॉमन है, x माइनस 12 लिख सकते हैं। इनमें भी बेटे 5 कॉमन है, क्या बचा, x माइनस 12 बचा, बराबर का क्या हो गया, 0। दोनों में बेटे कुछ कॉमन है, x माइनस 12 हो गया, x प्लस 5 हो गया, बराबर का 0 हो गया। जरा आगे चलते हैं बेटे, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। यह आग्राह है, ये आग्राह है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए x किसको माना था, आधार को, x किसको माना था, आधार को बेटे। तो इसलिए आधार बराबर 12, आधार बराबर कितना बेटे, 12। इसलिए ऊंचाई, उसने कहा था दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, आधार और ऊंचाई को ज्ञात करना है। मैंने आधार को भी ज्ञात कर लिया, ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5 और अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न क्या कहता है, पहले एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है।
एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है निर्माण लागत, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। प्रत्येक नग की, यहाँ पर एक वर्ड है प्रत्येक, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की इस लाइन को ही आपको समझना है, उसे ही डिकोड करना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल इत्मीनान से। फिर से देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो अब कुछ चीजें आपके मन में जरूर आ रही होंगी, सर ये कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग का मतलब, पहले आप इसे जान लीजिए। कुटीर उद्योग का मतलब घर में किया जाने वाला छोटा सा बिजनेस, जो कुटुंब के द्वारा या किसी परिवार के द्वारा या 2-4 अन्य लोगों की सहायता से जो बिजनेस किया जाता है, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। तो कुटीर उद्योग मतलब घर में कुछ चीज का हम निर्माण कर रहे हैं बेटे। तो कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब घर के लोग मिलकर के बर्तनों का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? कुछ बर्तनों का। अब उन बर्तनों की संख्या हमको मालूम नहीं है, पहली चीज। तो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब एक बर्तन को बनाने में लगने वाला खर्च कितना होगा उसके बारे में बता रहा है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक वस्तु को बनाने में लगने वाला जो खर्च है, वह उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब बेटे, एक बर्तन को बनाने में जो रुपया लग रहा है वो कितना लग रहा है, उस वो लाइन बताई गई है, वो चीज बोली गई है कि जितने भी बर्तन निर्माण किए गए उसका आप दुगना करो और उसमें 3 जोड़ दो, फिर जितना आएगा उतना एक वस्तु को बनाने में लगा हुआ रुपया है, एक वस्तु को बनने में लगने वाली लागत है उस दिन। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कुल बर्तनों की या निर्माण किए गए बर्तन की कुल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। हमने ये मान लिया कि उस दिन, एक दिन, विशेष दिन बर्तनों की जो टोटल संख्या थी वो x थी। इसलिए लागत एक वस्तु के निर्माण या एक नग के निर्माण की लागत, अब देखिए मैंने पूरा वर्ड वही लिख दिया, एक नग के निर्माण की क्या बेटे? लागत कितनी है? तो किताब वाले ने लिखा कि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की सॉरी, बर्तनों की संख्या के दुगने, के दुगने, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। देखिए इस वर्ड को, बर्तनों की संख्या के दुगने, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही करते चलिए। बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अच्छा, बर्तनों की संख्या कितनी थी भैया? x मानी है, हमको मालूम नहीं था, और प्लस का क्या लगाया बेटे? x। अब क्या कहता है? तथा कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत। अच्छा ये सर, ये कुल निर्माण लागत क्या है बेटे? एक वस्तु की लागत मालूम है, टोटल बने थे x बर्तन, तो बेटे हमें कुल लागत का मतलब एक बर्तन का जितना रुपया लगा बनाने में और जितने बर्तन बनाए उनका हम आपस में अगर गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटे जो लागत आएगा, जो रुपया निकल के आएगा, वो कुल लागत होगी। कहता भाई साहब उस दिन जितने भी बर्तन बने उसकी टोटल कॉस्ट हमको 90 रुपए लगी थी, 90 रुपए हमारी लागत आई थी। तो चलिए बेटे, जो कि
कुल लागत बराबर, कुल लागत बराबर एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य गुणे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। अब किताब वाले ने आपको दे के रखा हुआ है भाई साहब, कुल निर्माण लागत 90 रुपए, तो मैंने कहा कुल लागत तो 90 लग गई। वस्तु का मूल्य, ये देखिए, वस्तु का मूल्य की जगह वस्तु की लागत भी कह सकते हैं, तो वस्तु की हम मूल्य को हटा करके क्या लिख देते हैं, लागत लिख देते हैं। एक वस्तु की लागत, एक वस्तु की लागत कितनी थी, सॉरी यहाँ 3 है, 2x प्लस 3, तो क्या बेटे 2x प्लस 3, अच्छा इनटू बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, मैंने x रख दिया। बेटे मैंने इसका इससे गुणा कर दिया, चलिए क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का क्या बेटे 3x इक्वल टू क्या बेटा 90। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सरल। अब आप भी जानते हो क्या करना है बेटे, इतने क्वेश्चन आप लगा चुके हो, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सर इसको पक्षांतर करेंगे। बिल्कुल पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आइए अब आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड करना है, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करेंगे, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा। कहाँ करेंगे, मन में करेंगे। 9 दूनी 18, 180। सर हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए, सर हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो 90, सॉरी 180, और जोड़ने घटाने पर 3 प्राप्त हो। फिर से गुणा करें तो 180 मन में 180, और जोड़े घटाए तो 3। कौन सी वो दो संख्याएं होंगी, ये जरा सोच के देख, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सोच में होंगे ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी, सोचिए। 15 और 12, 15 और 12, 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180 होगा, और घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। 15 और 12, तो चलिए शुरू कर देते हैं। वैसे 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 माइनस 12, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा बेटे। 15 12 का गुणा करके भी अपन देख लेते हैं, आ जाओ जरा दूर करके देख लेते हैं कि बेटा ऐसा होता है कि नहीं। 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 एक कम 12 6 18, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलिए 180 प्राप्त हो गया। माइनस का क्या बेटे 90 बराबर का 0, इस 180 से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए अंदर x का गुणा भी कर लेते हैं बेटे, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 बराबर का 0। क्या कॉमन दिख रहा है सर, केवल x कॉमन दिख रहा है। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, x बिल्कुल आपको कॉमन नजर आएगा। x कॉमन आया, क्या बचा x प्लस 15, x प्लस 15। अच्छा इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है सर, इसमें कॉमन 12 नहीं ले सकते। क्या कॉमन ले सकते हैं, नजर आ रहा है ना, माइनस का 6 कॉमन ले सकते हैं बेटे, माइनस का 6। तो क्या बचेगा, अच्छा इसमें 2 रह गया बेटे, लिखने में 2 रह गया, 2 छूट गया था, क्योंकि बेटे x कॉमन किया था अपन ने, तो 2 तो रह गया ना, तो वो 2 रख दिया। अच्छा इसमें देखिए, यहाँ पर बेटे माइनस का 6, माइनस का 6 बेटे मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x प्लस 15 बराबर का क्या बेटे 0। अच्छा दो पद हैं, दो पद, दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है बेटे 2x प्लस 15, क्या बचा x माइनस 6 बराबर 0। कितने भागों में, 2 भागों में। 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। बेटे क्या बन गया 2x बराबर माइनस का 15 हो गया, x बराबर का 6 हो गया, x बराबर माइनस का 15 बटे 2 हो गया। यह आग्राह्य है, यह आग्राह्य है, इसे हम नहीं ले सकते, ये अमान्य है, इसको हम मान्यता नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक में नहीं हो सकती बेटे। बर्तनों की संख्या ये तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। भाई एक बर्तन बना होगा, 2 बर्तन बना होगा, ज्यादा से ज्यादा एक भी बर्तन नहीं बना होगा, लेकिन माइनस में हो जाना असंभव। तो बेटे ये आग्रह है, तो इसलिए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर 6। उसने कहा कुल कितने बर्तन बनेंगे, देखिए प्रश्न था निर्मित बर्तनों की संख्या, तो देखिए हमने निर्मित बर्तनों की संख्या को बताया
निर्मित बर्तनों की संख्या हो गई 6। अच्छा, लागत, प्रत्येक नग की लागत, तो नग की लागत कितनी है? नग की लागत देखिए यहाँ पर नग की लागत आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2x + 3, क्योंकि कहा है एक नग के निर्माण की लागत जितने बर्तन हैं उसके दुगने से 3 अधिक। तो चलिए 2 × 6 प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 15, 6 दूनी 12, 12 + 3 15 रुपए। यही क्या हो जाएगा अपना, क्या बेटे, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत नजर आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य कमेंट्स में दूंगा। और अगर आपको कोई भी अन्य परेशानी है तो आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे चल रहा है उसमें आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बेटे, अगला टॉपिक जो कल मैं सेंड डालूंगा वो है पूर्ण वर्ग विधि। बहुत ही गौर से सुनिएगा। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा गुणनखंड करना। तो आशा करता हूं कि आप सब जरूर पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। आज थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, बाकी मैं आपको कल तो बताऊंगा ही। थैंक यू। सही है।